Good morning, all. Am I audible to you? Good morning, sir. Okay, is the lecture not visible on your mobile phone or screen? Yes, sir. Okay, so moving ahead from the tissue culture portion, which is quite comparatively easy, ठीक है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी लेक्चर नोट्स हम लोगों को करना है, लेक्चर करना है या सिलेबस में जितना भी कंटेंट है, उसमें जो टिश्यू कल्चर पोर्शन है, दोस आर क्वाइट सिंपल टू स्टडी, है ना? तो उसको छोड़ के आप जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहला टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, genetic engineering or recombinant DNA technology. Sometimes it is also called as DNA cloning also. तो ये सब चीज क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डेफिनेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन, recombination of DNA or other nucleic acid molecules in order to modify an organism or population of organisms. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, नेचुरल मैनिपुलेशन नहीं, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन. ठीक है, वी डू इट, नॉट नेचर, वी डू इट दैट मैनिपुलेशन. दैट मीन्स आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. यू आर ब्रिंगिंग टू डिफरेंट डीएनए टुगेदर. मतलब दो अलग अलग डीएनए को आप लेके एक साथ कंबाइन कर रहे हो, रिकम्बाइन कर रहे हो. ठीक है ना? या तो जो एग्जिस्टिंग डीएनए उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या जो एग्जिस्टिंग डीएनए उसको मैनिपुलेट कर रहे हो आप. ठीक है, तो ये सब जो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए है और अदर न्यूक्लिक एसिड. डीएनए तो ही है, डीएनए जैसे न्यूक्लियर डीएनए होता है, उसके साथ साथ देयर आर सम अदर न्यूक्लिक एसिड्स आल्सो व्हिच आर मे बी नॉट प्रेजेंट इन द सेल दैट यू कैन डिजाइन सिंथेटिकली. आप खुद से भी, क्योंकि आपको पता है कैसे बनता है, तो लैब में आप सिंथेटिकली डीएनए डिजाइन कर सकते हो, अपना मर्जी का जीन बना सकते हो, अपना मर्जी का वेक्टर बना सकते हो. तो जितना भी जो आप मॉडिफिकेशन आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहे हो, आर्टिफिशियली रिकम्बाइन कर रहे हो, इन ऑर्डर टू, अल्टीमेट आपका रिजल्ट क्या है? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो, या पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो, जिसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हो, क्या चीज का? डीएनए का. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हो, सो देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज, छोटा छोटा टर्म्स है जो आपको याद होना जरूरी है. ठीक है, वंस यू आर राइटिंग एनी आंसर रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू नीड टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोस स्मॉल स्मॉल टर्म्स. जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपको ये छोटा छोटा जो टर्म्स है उसका डेफिनेशन पता होना है. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट द आंसर इन मोर प्रॉपर वे और मोर इलाबोरेटेड. तो वो जो छोटा छोटा टर्म्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग में बार बार आता है, न्यूक्लियस, डीएनए लाइगेजेस, फैक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो मैंने जो बताया ये मेन टर्मिनोलॉजी है. इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल टर्मिनोलॉजी, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा. ठीक है, जैसे न्यूक्लियस एंजाइम में बाद में ASETS जो एजेस आया है, इसका मतलब है दिस आर एंजाइम्स. ठीक है, तो न्यूक्लियस इसके अंदर आता है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस मतलब वो एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं बट नॉट फ्रॉम विद इन द बॉन्ड, ये बाहर से काटते हैं वन बाय वन. एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए. ठीक है, एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए को बीच से, कहीं से भी बीच से काट देते हैं. ठीक है, नॉट फ्रॉम द एंड. एक्सोन्यूक्लियस होता है, अब मान लो डीएनए एक लंबा सा धागा है और वो माले की तरह, मोती की माले की तरह समझो. ठीक है ना, जो माला होता है उसमें जो मोती का जो ग्रेन्यूल्स जो सटा हुआ है, तो मान लो एक्सोन्यूक्लियस हर मोती के दाने को वन बाय वन निकालता है काट के, और वो वन बाय वन इमेजिन करो, हर मोती जो है न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए. ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड डीएनए. तो एक्सोन्यूक्लियस साइड से एक एक करके एक एक दाने को निकालता है और एक एक डीएनए को काट के रखता है. एंडोन्यूक्लियस वो धागे को बीच से ही काट देता है, कहीं से भी काट देता है.
ठीक है। अब मान लो पूरा लंबा मोती का धागा जो है वो डीएनए है, तो एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी बीच से काट देता है, एक्सोन्यूक्लियस 1 बाय 1 निकालता है, ठीक है। डीएनए जो दो डीएनए का फ्रैगमेंट होगा उसको एक साथ जोड़ के एक लंबा सा स्ट्रेच बना देता है। मान लो तो छोटा छोटा धागा है, अब उसको जोड़ के एक लंबा धागा बना दिया। मान लो दो डीएनए का फ्रैगमेंट है, दो छोटा छोटा फ्रैगमेंट है, डीएनए लागेज क्या करता है, वो दोनों फ्रैगमेंट को जोड़ के एक लंबा सा फ्रैगमेंट बना देता है, ठीक है। तो डीएनए लागेज क्या करता है, दो स्ट्रैंड को जोड़ता है। वेक्टर्स, जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वेक्टर्स ये व्हीकल है। यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस, टैक्सी, ऑटो, कार जो भी यूज करते हैं ना एज ए व्हीकल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो पैसेंजर है वो मान लो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट यू वांट टू ट्रांसफर, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको एक बैक्टीरिया में एक जीन मिला है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है या इंसेक्ट रेजिस्टेंट, जैसे बीटी कॉटन। जो बीटी जीन है वो जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जीन। क्राइजीन जो है वो प्लांट का जीन नहीं है एक्चुअल में, वो जीन है बैक्टीरिया का, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। बैसिलस थ्रिंजेनेसिस में एक ऐसा जीन मिला जिसका नाम है क्राई1AC या क्राइजीन, कॉमन नेम। वो क्राइजीन जब इंसेक्ट के अंदर जाता है तो स्पेशली इन कॉटन में, जो कॉटन बोलवर्म है, जब वो क्राइजीन इंसेक्ट के अंदर जाता है तो दैट बिकम्स टॉक्सिक टू द इंसेक्ट। जब प्लांट में नहीं है, अगर वो जीन प्लांट में डाला गया तो अगर कोई भी इंसेक्ट वो प्लांट को खाते हैं तो इट विल डाई, सो दैट द प्लांट बिकम्स रेजिस्टेंट टू दैट पार्टिकुलर इंसेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक्टीरिया से वो जीन उठा के प्लांट में डालना है। अब ऐसे ही तो नहीं होगा, यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेस, है ना, कुछ प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया से आप वो पार्टिकुलर जीन को निकालो और प्लांट के अंदर में डाल दो। तो उसको मूव करने के लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए, उसको कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। जब कैरियर व्हीकल, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है व्हीकल, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैक्टीरिया से वो निकाला, किसी व्हीकल में तो डालना होगा, किसी कैरियर में तो डालना, उसमें डाला और वो व्हीकल जाके प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देगा वो जीन को, ठीक है। तो वेक्टर्स इज अ व्हीकल। व्हीकल फिर डोंट इमेजिन कि यह आर्टिफिशियली डिजाइन कुछ व्हीकल होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एंजाइम्स होता है दीज आर प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। बट वो जो वेक्टर है दिस इज अ डीएनए इटसेल्फ, डीएनए ही है, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम लोग बहुत तरीके में एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म, अब मान लो आपने एक बैक्टीरिया से निकाला एक पार्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड में डाला, ठीक है। और प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, नाउ प्लाज्मिड इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया अगेन, ठीक है। अब किसी और बैक्टीरिया में आपको पहले उसको डालना होगा, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। उसके अंदर में प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और वो टीआई प्लाज्मिड को हम लोग एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। पहले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने दूसरे बैसिलस थ्रिंजेनेसिस से लिया था, वो जीन को आप टीआई प्लाज्मिड के अंदर डालो, ठीक है। और वो प्लाज्मिड को अगेन यू हैव टू इंसर्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल, दैट इज डिफरेंट बैक्टीरिया नाउ, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस बन जाता है होस्ट सेल, इनिशियल होस्ट सेल। अगर आपको वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन बनाना हो तो आप उसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस को कल्चर करके यू कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोटीन, अगर आपका जो मेन एंड प्रोडक्ट है वो प्रोटीन है तो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ जो मैंने बीटी कॉटन का बात किया था ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्लांट, क्योंकि फाइनली उसको मिल रहा है वो पार्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म which is finally receiving the gene of interest or foreign DNA. ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 2-3 क्लास हम लोग ये हिस्टोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं
ये सिंपल लेआउट में जो आपको सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है वो, या आपका डीएनए क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल दिस थ्री आर सेम। ओके, तो ये इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है इसको आप देखो। जीनोम मतलब डीएनए ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर डीएनए। ओके, जीनोम का मतलब होता है न्यूक्लियर डीएनए ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मान लो ये राइस का है, या मान लो जो कॉमन है हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं बीटी कॉटन है ना, तो मान लो ये जीनोम है कॉटन का। नाउ okay, so in this case the process is different. Let me let me give you another example. मान लो दिस इज अ जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जीन है जिसका प्रोटीन बहुत ही हाई वैल्यू प्रोटीन है, मतलब उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है, या हाई वैल्यू हाई कमर्शियल वैल्यू प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। नाउ ये जीनोम में एक ऐसा जीन है, मान लो जीन ए है, जिसका प्रोटीन प्रोडक्ट बहुत ही कमर्शियली बहुत हाई वैल्यू है। नाउ यू वांट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन ऑफ दैट पार्टिकुलर जीन। जो ऑर्गेनिज्म ए था जिसमें ये जीन था, उसमें वो प्रोटीन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। नाउ यू वांट टू प्रोड्यूस इट कमर्शियली, क्योंकि कमर्शियली प्रोड्यूस करना है तो आपको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो यू वांट टू आइसोलेट दैट जीन एंड इंसर्ट इनटू अ बैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये वाला अगर लेआउट आपको समझ में आया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विल बिकम इजी फॉर यू। ये एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक कोई प्लांट है, इसका जीनोम में एक जीन है। जीनोम एंड जीन इज अ टोटली डिफरेंट। ओके, जीनोम इज अ टोटल सेट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। उसमें एक जीन है जिसका प्रोटीन बहुत ही अच्छा है, इट हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। नाउ समबडी वांट्स टू प्रोड्यूस इट इन ए कमर्शियल वे, कमर्शियली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल आई कैन गिव यू द ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन इट इज वेरी कमर्शियली वेरी हाई डिमांड इज देयर, क्योंकि जितना भी डायबिटिक पेशेंट है दे हैव टू हैव दिस इंसुलिन इंजेक्शन। तो जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में तो नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होता ही है, बट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, देयर बॉडी इज अनएबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर इंसुलिन, ठीक है। नाउ इट हैज टू बी इंजेक्टेड। तो मान लो आप ह्यूमन जीनोम से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है ना, क्योंकि इंसुलिन इज एन अ प्रोटीन, इज अ प्रोटीन, राइट। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको आप आइसोलेट करो। यहाँ पे क्या लिखा है, जीनोम से, जीनोम के बाद आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जीनोम बाय कटिंग विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसी ह्यूमन न्यूक्लियस से यू आइसोलेट दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज अ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब आप आइसोलेट कैसे करते हो, यू हैव टू, क्योंकि जीन तो इतना बड़ा लंबा सा होता है, तो लेट मी ड्रॉ सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। I hope it is visible to you, all of you.
Yes, sir. इफ यू कैन सी है ये पूरा एक जो मैंने ब्राउन कलर का जो दिखाया एक लंबा सा लाइन, ये मान लो एक जीनोम है, ठीक है। ऑब्वियसली जीनोम इज वेरी ह्यूज। यहाँ जो मैंने दिखाया वो सिंपली 6 जीन का एक दिखाया मैंने। मान लो ये जीनोम के अंदर में इंसुलिन, अब आपको क्या करना है, you have to isolate the gene which is responsible for the production of insulin. इंसुलिन प्रोडक्शन करने में जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको आइसोलेट करना होगा आपको, ठीक है। आप इसको आइसोलेट कैसे करोगे, तो इसको आइसोलेट करने के लिए यू नीड टू हैव और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैंने शुरू में कहा था, न्यूक्लियेजेस में जो एंडो न्यूक्लियेज है दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मैंने कहा था डीएनए को बीच से काट देता है। अब उसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू हैव टू क्लीव दिस डीएनए, you have to cleave the DNA with the help of restriction enzyme. यहाँ दोनों जगह काट दो, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी स्पेसिफिक जगह पे काटता है। तो मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे काट के इंसुलिन को now you have isolated the gene for insulin। हमारे पास इंसुलिन का जीन आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला लाइन हो गया, ये बात फ्रॉम द जीनोम there are so many genes out of which are isolated the gene of interest from the genome by cutting the restriction enzyme, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, you have to select factor और में आप जीन को भेजना चाहोगे, है ना। आप स्पेस पे यूनिट जिसको रॉकेट आपका कैरी करके लेके जाए, वो वेहिकल है। आपने ये जीन का निकाल लिया और नाउ यू वांट टू ट्रांसफर इनटू जीनोम से आपने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल लिया, आप इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आप बैक्टीरियल के अंदर डालना चाहते हो, तो बैक्टीरियल से बनाया जाएगा। वेहिकल चाहिए, तो वो वेहिकल है आपका प्लाज्मिड फैक्टर या कोई भी यूजफुल है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया जो डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब मान लो क्या सर्कुलर डीएनए, ठीक है, इस तरीके का ये जितना भी चारों ओर ये आपको सरकार का दिखाई दे रहा है, इसमें डीएनए अगर है इसमें से पूरी कुछ डीएनए सीक्वेंस कहीं रेस्ट्रिक्शन इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से you need to cut it with restriction enzyme। मान लो यहाँ से restriction enzyme से काट दिया इसको, ठीक है, ये cut it with restriction enzyme। अब ये क्या होगा, एक स्पेस हो गया क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन से काट दिया है, क्योंकि इंसुलिन को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है और वेक्टर को भी आपने उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है। तो ये जो एंड पोर्शन है, end portion of vector and end portion of this insulin will have complementary sequence, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा क्योंकि दोनों को आपने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, ठीक है। सो दिस विल बिकम कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो आप वेक्टर को आप इजीली यहाँ पे यू कैन इजीली, अरे कहाँ चला गया, वेक्टर के अंदर में आप ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो जीन है इसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ। ये मान लो ये इंसुलिन वाला जीन है, ठीक है। तो यू कैन इजीली इंसर्ट द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इनटू द वेक्टर, ठीक है। और ये वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड मान लो, और प्लाज्मिड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का हिस्सा होता है, ठीक है। जो कोई भी प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया इजीली अपने अंदर ले लेता है क्योंकि वो बैक्टीरिया का हिस्सा होता है।
क्योंकि ये जो प्लास्मिड वेक्टर है, नाउ इट इज कैरिंग अ पैसेंजर। ये व्हीकल है प्लास्मिड, और ये एक पैसेंजर कैरी कर रहा है, वो जो है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। Now imagine there is a bacterial cell. This is a bacterial cell. Now through through transformation, bacteria will uptake the plasmid. ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या चला गया, ये प्लास्मिड चला गया, और इसके अंदर क्या है, देयर इज अ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, अब ये वेक्टर है, बैक्टीरिया के अंदर जब जाए, व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल, दिस वेक्टर इट हैज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई ऑन इट्स ओन। इसमें अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब रेप्लिकेशन क्या है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। रेप्लिकेशन से क्या होता है, इट बिकम्स मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि ये डीएनए, प्लास्मिड इज नथिंग बट इट इज अ डीएनए, और ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो भी दैट इज अ डीएनए ओनली, है ना। तो जब ये प्लास्मिड, क्योंकि इसमें एबिलिटी है टू रेप्लिकेट, तो ये जब प्लास्मिड रेप्लिकेट होता है, क्या है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बैठो बैठो। Now inside the bacteria, this plasmid will start multiplying because it has its own origin of replication. Okay, now it has started multiplying. 1 से 2 हो गया, 2 से 4, ठीक है। नाउ इट हैज स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग। तो आप एक चीज ध्यान में दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था वो एक कॉपी में था, इट वाज इन 1 कॉपी, ठीक है। नाउ ये जो प्लास्मिड है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर अपना ही होता है, तो ये प्लास्मिड अपने आप डिवाइड होना शुरू होता है। बैक्टीरिया अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर में प्लास्मिड अपने आप डिवाइड होना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन पहले 1 कॉपी नंबर में था, अब 2 कॉपी नंबर में हो गया, 2 से 4 कॉपी नंबर में हो गया। तो ये जितना इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उतना ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है, ये अब बैक्टीरिया का मल्टीप्लाइंग, राइट, बैक्टीरिया आल्सो विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। एक बैक्टीरिया से अब 2 बैक्टीरिया हो गया, 2 से 4 हो गया। तो जितना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उतना प्लास्मिड भी मल्टीप्लाई होते जाएगा, और प्लास्मिड के अंदर में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो भी मल्टीप्लाई होते जाएगा। और ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग इन ए, जैसे मैंने टिश्यू कल्चर बताया था ना आपको, टिश्यू कल्चर में जो कंटिन्यूअस कल्चर था, चाहे वो बैच कल्चर हो चाहे वो कंटिन्यूअस कल्चर हो, जो सस्पेंशन सेल कल्चर था, इमेजिन करो अब ये बैक्टीरियल सेल उसी तरीके से सस्पेंशन सेल कल्चर में है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो भी उतना ही मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और जो कल्चर सॉल्यूशन है, कल्चर मीडिया है, उसमें इंसुलिन भी प्रोड्यूसिंग, ओके, इंसुलिन का भी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन हार्वेस्ट दिस इंसुलिन फ्रॉम दैट कल्चर मीडिया, प्यूरिफाई इट एंड मार्केट इट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, पहले इनिशियली एक ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था, ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड इंसुलिन का नंबर बहुत बढ़ गया। साथ साथ में जब बैक्टीरिया भी डिवाइड हुआ तो ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कॉपी नंबर और ज्यादा बढ़ गया, बट सारा का सारा सेम टू सेम है। जो इनिशियली एक इंसुलिन था, सब सेम टू सेम, सीक्वेंस वाइज एवरीथिंग इज सेम। is also called as DNA cloning. Cloning का मतलब making multiple copies, genetically identical copies. Cloning का मतलब, ठीक है, DNA cloning. So this genetic engineering or recombinant DNA technology, it also involves making multiple copies of the same gene. तो इसको कहते हैं DNA cloning also.
You got the point now? Yes, sir. तो जैसे सेम चीज अभी जो जितना मैंने बताया, सेम चीज जैसे वेक्टर को सेलेक्ट किया, वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और उसी में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, उसी में इंसर्ट कर दिया वेक्टर में, है ना। और वेक्टर को क्या किया आपने, कॉम्पिटेंट वो सेल जो मैंने आपको बैक्टीरिया दिखा दिया था वो होस्ट सेल है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर में वो वेक्टर अपने से भी मल्टीप्लाई करेगा और जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तब भी उसका कॉपी नंबर बढ़ते जाएगा। सो दिस इज अ कॉमन फ्लो चार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसी का यहाँ पे उसी का थोड़ा सा और स्केच फॉर्म में दिखाया गया है, वहां पे बस राइट अप में था, तो यहाँ पे स्केच फॉर्म में यू कैन सी हियर ह्यूमन सेल, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसका अंदर में जितना भी डीएनए पूरा लंबा डीएनए को निकाला गया है एंड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक छोटा सा डीएनए सेगमेंट को निकाला गया। दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट और इट कुड बी जो मैंने एग्जांपल दिया इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये भी हो सकता है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल में से प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर आपने सेलेक्ट किया एंड यू हैव आइसोलेटेड दैट प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लिप किया, ठीक है। तो प्लाज्मिड यहाँ पे देखो देयर इज ओपन स्पेस इन द प्लाज्मिड एंड ऑन दिस स्पेस यू हैव लाइगेटेड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया जो मैंने दिखाया था आपको पावर पॉइंट में, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अगेन you insert into the bacterial cell. Okay, now this whenever this plasmid will multiply, your gene of interest will also multiply, and whenever this bacterial cell will multiply, everything will be in multiple copies. So this is how DNA cloning takes place, and this is how gene of interest is multiplied, and the product of gene of interest is प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। तो यहां तक है आपका डीएनए क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। अगर मान लो इसको अगर प्लांट में ट्रांसफर करना है तो नाउ यू हैव टू इन्फेक्ट द प्लांट विद दिस बैक्टीरिया जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। जब बैक्टीरिया प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा सो देयर इज अ चांस कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट विल गो एंड इंटीग्रेट इन द प्लांट सिस्टम। तो ये प्रोसेस को आप लोग समझ गए होंगे। तो नाउ विल कम टू each point, that is restriction enzymes. आप लोगों का क्लास है फ्रॉम 10:50? No, sir, 11:40. ओके, तो लेट्स कम टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मैंने शुरू में कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दीज आर प्रोटीन्स, राइट, और एंजाइम्स दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। जो शुरू में मैंने कहा था एक जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को बाहर से काटते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस जरूरी नहीं है, उसको ओपन कोई भी फ्री डीएनए मिल गया फ्रैगमेंट वो साइड से, जैसे यहाँ पे मैंने शुरू में दिखाया था ना, तो इमेजिन करो imagine this is a DNA sequence. What exonucleus do is exonucleus will cleave the DNA from one side. One DNA will be cleaved out. Again, after that another DNA will be cleaved out. One by one from the end, from either this end or from the other end, it will start cleaving out the DNA. Okay, that is the function of exonucleus. What is it? We are going on in this. Done? Both are yours.
endonuclease, which is a restriction enzyme. It cuts the DNA at specific site known as restriction site. Okay, the specific site known as restriction site. And these restriction enzymes, they are also known as endonucleases, that we have already seen in the first page only. Okay. The term restriction enzyme originated from the studies of lambda phage, where scientists found that the growth of lambda phage was restricted with some strain of the bacteria due to the cleavage of lambda phage DNA by bacterial enzyme. So the term restriction enzyme originated. और ये जो restriction enzymes है और the endonuclease that we use in genetic engineering are all derived from bacteria. किसी ना किसी बैक्टीरिया से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना. जितना भी restriction enzyme हम लोग यूज करते हैं in genetic engineering, all are derived from bacteria. ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये एक प्रोटीन है और एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, नॉट रैंडमली, हर जगह ऐसे रैंडमली कट नहीं करता है. ये डीएनए को कट करता है एट पार्टिकुलर स्पेसिफिक साइट, किसी स्पेसिफिक साइट में ही कट करता है. ठीक है. और जो स्पेसिफिक साइट है उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट. ठीक है. और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो वर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द स्टडी ऑफ लैम्डा फाज. लैम्डा फाज क्या है? इट इज अ वायरस दैट ईट्स बैक्टीरियल सेल और दैट यूजेस बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. बैक्टीरियोफाज के बारे में आपको पता ही है. सो बैक्टीरिया लैम्डाफाज इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज. ठीक है. तो साइंटिस्ट ने देखा कि किसी किसी बैक्टीरिया में जो लैम्डाफाज का डीएनए है, ठीक है, जब लैम्डाफाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसता है तो वो लैम्डाफाज का डीएनए को छोटा छोटा हिस्से में काट देते, फ्रैगमेंट कर देते. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वायरस है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते. तो वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई और बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, वायरस से बचा लेता है अपने आप को. ठीक है. तो क्योंकि इसमें जो वायरस का ग्रोथ है या वायरस का डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसको ग्रो होने नहीं दे रहा था, उसको काट रहा था कुछ चीज. ठीक है ना. तो वो वर्ड आया रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए और वायरल जेनेटिक मटेरियल. द वर्ड केम फ्रॉम देयर. ठीक है. तो उसी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम बैठा है, नहीं तो उसका जो कॉमन नाम है वो है एंडोन्यूक्लियस. ठीक है. तो उसका प्रकार टाइप्स कितना होता है? तो टाइप्स में देखो, नेचुरली ऑकरिंग restriction endonucleases are categorized into 4 groups. Types 1, 2, 3 and 4. तो restriction enzyme type 1, type 2, type 3 and type 4 होता है naturally occurring. तो आप 1 by 1 देखेंगे. type 1 क्या होता है, type 2 क्या है, type 3 क्या है, and type 4 क्या है. ठीक है. Type 1 restriction enzyme, it cleaves at sites far away from the recognition site. Requires both ATP and S-adenosine and methionine to functions. Type 1 में क्या है? Let me go to the imagine. I'll put red color to this. Imagine ये जो red color में जो न्यूक्लियोटाइड दिखाया है ये है आपका restriction site. ठीक है. अब यहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन साइट एक एंडोन्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज किया. सो दिस इज एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है? रिकॉग्नाइज दी सीक्वेंस, जो पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ आके बैठ जाता है. ठीक है. लेकिन इट विल कट द डीएनए फार अवे फ्रॉम दैट पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट. यहाँ आके तो बैठ तो गया, लेकिन डीएनए को यहाँ नहीं काटता है, डीएनए को कहीं दूर काट देता है. यहाँ से काट दिया डीएनए को. ठीक है. डीएनए को फ्रैगमेंट कर दिया, रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया सीक्वेंस को, बट डीएनए को कहाँ से काटा? थोड़ा दूर से काट दिया. ठीक है. तो ये होता है आपका टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. और ये एंजाइम क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसको काम करने के लिए इट नीड्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी, बोथ एटीपी एंड
S-adenosyl L-methionine to function. And these type 1 enzymes are multifunctional. इसका बस नाम DNA को काटना ही नहीं है. They have multifunction with both restriction digestion and methylase activity. दो काम करते हैं, एक तो DNA को काटता है, दूसरा मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, मिथाइलेज एक्टिविटी करता है. ठीक है, सो ये मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है ये. सो इस टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 एंजाइम्स. ठीक है, टाइप 2 को छोड़ते हैं, अब आते हैं टाइप 3 में. टाइप 3 में क्या होता है? क्लीव्स एट साइट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए रिकॉग्निशन साइट. इसमें क्या था टाइप 1 में? फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट. ठीक है, फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट. टाइप 3 में क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट. ठीक है, टाइप 1 में क्या था? फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, इतना दूर काट दिया था. इससे भी दूर होता है, 1000 बेस पेयर दूर होता है. यहाँ पे मैंने बस 10-15 बेस पेयर दिखाया है, तो बहुत दूर में जाके काटता है. ठीक है ना, तो टाइप 1. टाइप 3 क्या करता है? शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी रिकॉग्निशन साइट. रिकॉग्निशन साइट ये रेड कलर का रिकॉग्निशन साइट है, तो रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा दूर में डीएनए को काटता है. तो ये हुआ टाइप 3. और इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी. ठीक है, एंड S-adenosyl L-methionine, ये दोनों ही चाहिए इसको भी. ठीक है, नाउ कम्स टू टाइप 2. इट क्लीव्स विद इन और एट शॉर्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट. क्या करता है? दिस इज द रिकॉग्निशन साइट, और डीएनए को इसके अंदर से काट देते हैं. जो रिकॉग्निशन साइट है डीएनए को उसके अंदर से काट देते हैं. वो होता है टाइप 2 एंजाइम. इसीलिए हम लोग जितना भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें जो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं वो होता है टाइप 2. डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. हम लोग हमेशा टाइप 2 ही यूज करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज दिस कि जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया उसी के अंदर से डीएनए को काट देते. टाइप 2 एंजाइम. ठीक है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. देन कम्स टाइप 4 एंजाइम्स. टाइप 4 एंजाइम क्या करते हैं? टारगेट्स द मॉडिफाइड डीएनए. एग्जांपल मिथाइलेटेड, हाइड्रोक्सीमिथाइलेटेड एंड ग्लूकोसाइल हाइड्रोक्सिल मिथाइलेटेड डीएनए. अब टाइप 4 एंजाइम ये सब रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, वो सब रिकॉग्निशन सीक्वेंस को देखते ही नहीं है. ठीक है, टाइप 4 एंजाइम क्या करते हैं? अब मान लो किसी एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर में, इमेजिन ऑन टॉप ऑफ एम लिखा मैंने, ये इमेजिन करो ये मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, किसी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर में उल्टा एम हो गया. मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड ए के ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो गया है. इसमें सीक्वेंस वाइज देयर इज नो चेंज. ठीक है, देयर इज नो चेंज एट द सीक्वेंस लेवल, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो गया है. तो देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन डीएनए, केमिकल मॉडिफिकेशन. ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, केमिकल मॉडिफिकेशन आया. इसमें कुछ एक केमिकल आके ऐड हो गया है. इसमें क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो गया है. अब ये डीएनए को कहेंगे आप मॉडिफाइड, एपिजेनेटिकली मॉडिफाइड. एपिजेनेटिक्स कहते हैं ना, तो एपिजेनेटिक्स में डीएनए का सीक्वेंस में चेंज नहीं आता है, लेकिन डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है. ये एडेनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो गया है. अब टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस प्रकार के मॉडिफाइड डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है और वहीं से डीएनए को काट देते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं 4 एंड. क्योंकि बहुत सारा एंजाइम्स आइडेंटिफाइड होना शुरू हो चुका है, तो
और एक क्लास दी है, जो मेन है वो 4 टाइप का है, ठीक है ना। लेकिन आजकल और एक टाइप 5 में गिना जाता है। इट डू नॉट रिकॉग्नाइजेस दी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उसको कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट रिक्वायर्स गाइड आरएनए टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव अ डीएनए स्ट्रैंड। ये एंजाइम अपने आप काम नहीं करता, इसको एक हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? इसको एक गाइड आरएनए चाहिए। आरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो, और आरएनए जहां जाके बाइंड करेगा वही रीजन को काट देता है, ठीक है। इमेजिन दिस इज अ गाइड आरएनए, ठीक है। अब गाइड आरएनए के साथ वो एक एंजाइम अटैच्ड होगा। दिस इज अ गाइड आरएनए, जो मैंने ATCGG जो लिखा है वो गाइड आरएनए, ठीक है। अब गाइड आरएनए के साथ ये आपका एंजाइम ऐड हुआ है। वो एंजाइम क्या है? टाइप 5 टाइप का एंजाइम, ठीक है। अब ये गाइड आरएनए इट विल गो एंड सर्च फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है, ठीक है। तो गाइड आरएनए में क्या सीक्वेंस है? ATCGG। तो अब ये अपना सीक्वेंस ढूंढेगा। तो अब यहाँ पे देखो, when it goes on this location, अब यहाँ पे देखो, it is becoming complementary to each other, है कि नहीं। ये जो गाइड आरएनए का ए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री टी मिल गया उसको, गाइड आरएनए का टी है उसको डीएनए में ए मिल गया, गाइड आरएनए का सी है तो सी विल पेयर विद जी, जी विल पेयर विद सी, तो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। तब आपका ये जो न्यूक्लियस इसके साथ जो अटैच है एंजाइम, इट विल क्लीव द डीएनए विद इन दैट रीजन, काट देता है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस का कोई जरूरत नहीं है, डीएनए मॉडिफिकेशन का भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट? इट रिक्वायर सर्टेन गाइड आरएनए, ठीक है। तो उसको हम लोग टाइप 5 में गिनते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, क्रिस्पर कैस, बहुत ही कॉमन है आजकल जो नाम क्रिस्पर कैस जिसको हम लोग कहते हैं, इट हैज बिकम वेरी कॉमन। Cas9 एंजाइम, ठीक है। क्रिस्पर जो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट इसका नाम है। ये आजकल बहुत ही एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो Cas9 है ये न्यूक्लियस है एंजाइम में जो डीएनए को काटता है, लेकिन कब काटता है? जब कोई गाइड आरएनए उसको लेके जाएगा किसी पार्टिकुलर रीजन पे, ठीक है। ये तो था नेचुरली ऑकरिंग। अब है आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल को हम लोग को ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। दिस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, आर्टिफिशियल नाम सुनते हैं आपको पता होना चाहिए, दिस आर डिजाइन बाय यू। आपको कौन सा डीएनए को काटना है उसी हिसाब से आपने डिजाइन किया है। तो ये जो क्रिस्पर का जो हम लोग ने बात किया, ये वैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है ना, नेचुरली भी पाया जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो गाइड आरएनए आप खुद डिजाइन कर सकते हो ताकि आप चाहो वही डीएनए को काट सके, है ना। तो आपको मान लो यहाँ पे डीएनए को काटना है, तो यू हैव टू डिजाइन गाइड आरएनए टारगेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस को काटना चाहते हो तो गाइड आरएनए ऐसे डिजाइन करो, जी के बदले में सी, सी के बदले में जी, उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गाइड आरएनए डिजाइन करो, तो गाइड आरएनए वही जाके बाइंड करेगा, है ना। तो मान लो आपको ये रीजन में काटना है, तो गाइड आरएनए में क्या करना है आपको, नाउ यू वांट टू कट द डीएनए एट दिस पार्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। यू वांट टू कट द डीएनए एट दिस पार्टिकुलर लोकेशन, एट दिस पार्टिकुलर लोकेशन। अब आपको क्या करना है, गाइड आरएनए डिजाइन करना है। तो गाइड आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा, CGG, दिस इज योर गाइड आरएनए, है ना। सो गाइड आरएनए विल गो एंड बाइंड हियर बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करता है। तो जी आपने डिजाइन किया था उसके लिए सी, यहाँ पे सी था उसके लिए जी किया था, फिर सी था जी, फिर जी था सी। तो आपने गाइड आरएनए को ऐसे डिजाइन किया तो
गाइड आरएनए इजीली जाके यहाँ बाइंड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे बाइंडिंग होगा तो ये जो आपका न्यूक्लियस है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट होकर जो न्यूक्लियस ये डीएनए को यहीं पे काट देता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आरएनए को डिजाइन कर सकते हो। तो ये जो क्रिस्पर कैस है, it is naturally occurring also and guide RNA because you can design a guide RNA। तो आप आर्टिफिशियली भी गाइड RNA डिजाइन करके जहां चाहे वहीं डीएनए को काट सकते हो। इसीलिए क्रिस्पर कैस हैज बिकम वेरी कॉमन एंड वेरी एडवांस टूल दिस डेज। आजकल क्रिस्पर कैस बहुत ही ज्यादा जगह यूज होता है, ज्यादा काम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप खुद डिजाइन कर सकते हो बाय फ्यूजिंग नेचुरल और इंजीनियर्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो प्रोटीन का जो हिस्सा जो डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है, ठीक है ना, तो वो बाइंडिंग डोमेन को आप खुद डिजाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ न्यूक्लियस डोमेन को भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस डोमेन क्या करता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या करता है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में जाके बैठ जाता है और न्यूक्लियस डोमेन डीएनए को काट देता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जेटएफएन। जेटएफएन का मतलब है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। जिंक फिंगर डीएनए डोमेन का नाम है और उसमें आपने एक न्यूक्लियस भी ऐड कर दिया है, न्यूक्लियस एंजाइम भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जिंक फिंगर डोमेन वो पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे जाके बाइंड करता है। जो भी आपने जिस तरीके से आपने डिजाइन किया है, किस सीक्वेंस को टारगेट करना है, उसी हिसाब से आप ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो मैंने दिखाया था में क्या है, गाइड आरएनए इज अ डीएनए बाइंडिंग, है ना, क्योंकि ये डीएनए के साथ जाके होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डिजाइन सर्टेन डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसमें दोनों ही प्रोटीन होता है। ठीक है, मान लो ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन, सेकंड इज न्यूक्लियर डोमेन। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन मान लो ये रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। डीएनए बाइंडिंग विल गो एंड बाइंड ऑन दिस रीजन। और आपका जो न्यूक्लियर डोमेन है, ये जो ऑरेंज वाला है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, मान लो डीएनए बाइंडिंग डोमेन जाके ये पार्टिकुलर सीक्वेंस में, क्योंकि आपने डिजाइन किया था डीएनए बाइंडिंग डोमेन टू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ जाके बैठ गया, जब बैठ गया तो न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है और न्यूक्लियस डीएनए को वहीं से काट देता है। ठीक है, तो आप डीएनए बाइंडिंग डोमेन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। One of the example is zinc finger nucleus. Second is TALEN, transcription activator like nucleus. जो टेल डोमेन है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर इफेक्टर, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और उसके साथ साथ आपने न्यूक्लियस एंजाइम को भी ऐड कर दिया है। तो दोनों कंबाइन करके फ्यूज करके, दोनों को फ्यूज करके आपने आर्टिफिशियली एक एंजाइम प्लस डीएनए बाइंडिंग का कॉम्प्लेक्स बनाया है जो आप यूज कर सकते हो डीएनए कट करने के लिए। ठीक है, सो CRISPR has become more common just because you don't, zinc finger plus transcription activator में क्या हुआ है, you are using both protein, so to design protein it is more complicated. ठीक है, and it is limited, you cannot design all the DNA binding domain targeting any of the DNA sequence, so it is quite limited. ठीक है, so compared to zinc finger nucleases and TALEN, CRISPR has become more commonly used tool because in CRISPR, instead of DNA binding domain, what you are doing is you are simply designing complementary guide RNA, right? You are simply designing complementary guide RNA. Come and sit. Why are you standing? You got the point? So that's why it has become more frequently used tool. So restriction enzyme 2 के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि restriction enzyme 2 is the one which is commonly used in DNA genetic engineering or recombinant DNA technology. ठीक है, so restriction enzyme 2, since their discovery in 1970s, many restriction enzymes have been identified. For example, more than 35,000 different type 2 restriction enzymes. Restriction enzyme जो type 2 है, there are so many different types of restriction enzyme type 2. Okay, so
अभी तक 3500 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाइड हो चुका है, कैरेक्टराइज हो चुका है, ठीक है, और उसका नेमिंग भी हो चुका है। तो उसका जो नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम वो कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जांपल इको R1 मैंने कहा बैक्टीरिया, राइट? तो उसका जो एंजाइम का नाम कैसे दिया जाता है, हाउ द नोमेनक्लेचर इज गिवन टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखो each enzyme is named after the bacterium from which it was isolated। हर एंजाइम का नाम दिया जाता है बेस्ड ऑन किस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है, यूजिंग द नेमिंग सिस्टम दैट इज बैक्टीरियल जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये आपको याद होना है। फॉर एग्जांपल इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इको R1 यहाँ पे जो लिखा है ना इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये इको R1 नाम कैसे दिया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हो ई मीन्स जेनस, यहाँ पे दिया है ना, बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जेनस, स्पीसीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ई मीन्स एस्टेरिचिया which is a genus, ठीक है, को मीन्स कोलाई which is a species, ठीक है, R मीन्स RY13 that is a strain, ठीक है, and 1 means order of identification, first identified, तो इसलिए फर्स्ट नंबर 1 आ गया। तो इको R1 मीन्स एस्टेरिचिया कोलाई, RY13 strain, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इको R1, ठीक है। तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करते हो तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड। मैंने शुरू में आप लोगों को कुछ फिगर दिखा के समझाया था। इमेजिन दिस रेड कलर इज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, शुरू में जो कहा था मैं। टाइप 1 में क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, और डीएनए को यहाँ काट दिया दूर में टाइप 1 में। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये हुआ और रेस्ट्रिक्शन साइट ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे काटा जा रहा है डीएनए, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये हुआ, रेस्ट्रिक्शन साइट ये हुआ, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एंजाइम ये जगह को रिकॉग्नाइज करता है और इसी जगह में डीएनए को काट देता है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड रेस्ट्रिक्शन साइट बोथ आर सेम फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2। These recognition sequence are usually inversely palindromic। बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। These जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको एंजाइम आइडेंटिफाइड करता है, these are inversely palindromic। Below are some of the recognition sequence, जैसे this is a recognition sequence of E. coli, जो मैंने रेड कलर में अभी हाईलाइट किया। This is a recognition sequence of restriction enzyme इको R1, okay। This is called as palindromic repeats। You can clearly see palindromic repeat का मतलब है क्योंकि डीएनए ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड है ना, कंप्लीमेंट्री पेयरिंग में होता है, ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप देखो कि इनवर्सली पैलिंड्रोमिक मींस यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रैंड पे देखो द सीक्वेंस इज GAATTC, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रैंड को यहाँ से शुरू करो नीचे से पीछे से, तो GAATTC। तो दोनों तरफ से ये इसका ये साइड से और साइड से द सीक्वेंस इज सेम,
ठीक है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सीक्वेंस इज सेम फॉर बोथ द स्ट्रैंड। इसका ये स्ट्रैंड का यहाँ से शुरू करोगे जी डबल, फिर यहाँ से शुरू करोगे जी डबल ए डबल टी सी, सो दिस इज पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ आके बढ़ जाता है और डीएनए को जी एंड ए का बीच में काट देता है। फर्स्ट स्ट्रैंड में, सेकंड स्ट्रैंड में भी जी एंड ए का बीच में काट देता है। ठीक है, अब नाउ ये दिस विल मूव दिस साइड, दिस विल मूव दिस साइड। अब यहाँ पे देखोगे जो सीक्वेंस, जो कट एंड डीएनए का जो कट एंड है, इट इज इन स्टैगर्ड वे, नॉट ब्लंट। स्टैगर्ड मतलब अब ये जो डबल टी डबल ए जो है, इट इज फ्री फॉर बाइंडिंग विथ सम अदर सीक्वेंस। और ये ऊपर का जो सीक्वेंस है इसका भी डबल ए डबल टी जो है, इट इज फ्री टू बाइंड विथ सम फ्री न्यूक्लियोटाइड। और इसके सामने टी आ गया, मान लो इसके दो ए के सामने टी आ गया और ये दो टी के बीच में सामने ए आ गया, तो इट विल गो एंड बाइंड। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत सारा एंजाइम जब काटता है तो इस तरीके का, फर्स्ट में देखो यहाँ काटा, जो एरो मार्क दिखा है दैट इज द पोजीशन टू कट द डीएनए। जब डीएनए कट हो जाता है तो इस तरीके का रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, इस तरीके का, तो इस तरीके का जो ओवरहैंग मिलता है इसको कहते हैं स्टिकी एंड। ओवरहैंग जो यहाँ पे देख सकते हो, स्टिकी एंड मिला है, ओवरहैंग मिला है ना, इट इज नॉट कम्प्लीटली ब्लंट एंड। वेरस आप जिसमें लास्ट में हे 1 हे 3 का देखो, हेमोफिलस, हे ई का मतलब होता है हेमोफिलस एंड, इसमें जो कट हुआ है दैट इज अ ब्लंट एंड। ठीक है, तो ब्लंट एंड को जोड़ना डिफिकल्ट होता है, स्टिकी एंड को जोड़ना इट इज इजी। You can see all this thing. So vectors. So vectors we'll discuss in next class. Okay? It will be too much of information. Restriction enzyme समझ में आया? Type 2. Yes, sir. Okay then. So I would like to stop here for today. In next class we'll be discussing about vectors for DNA transfer. और वेक्टर्स के बारे में मैंने थोड़ा तो आप लोगों को हिंट दे दिया है, वेक्टर्स क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या है। So however in next class we'll be discussing कौन सा निकले। Sir, why are CRISPR common than the artificial occurring RNA? Were more common than the artificially occurring REs. Restriction enzymes. Okay. Now let me tell you. Okay. This your question I got it. आप बोल रहे हो कि why CRISPR is more commonly used compared to naturally occurring restriction enzyme, है ना? ये जो GAATC मैंने जो कहा है, this is a recognition sequence of EcoR1, which is a naturally occurring restriction enzyme. ठीक है, अब ये जो हम लोग का बॉडी में ये जो सीक्वेंस है इट फिक्स्ड, किस किस लोकेशन पे है, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। अगर प्लांट की भी बात करो तो दिस सीक्वेंस आर ऑलरेडी फिक्स्ड। तो ये जो EcoR1 है, जब आप EcoR1 यूज करोगे तो यू कैन नॉट डिसाइड कि EcoR1 कहाँ जाके कट करेगा, क्योंकि EcoR1 you cannot direct EcoR1 to where to go and cut the DNA. ठीक है, EcoR1 वहीं जाके कट करेगा जहाँ पे ये सीक्वेंस को मिलेगा, पैलिंड्रोमिक रिपीट वाला GAATC। ठीक है, और ये जैसे राइस हुआ, ह्यूमन हुआ, many of the organisms DNA has been already sequenced and you know where are this GAATC located. ठीक है, तो आपको पता नहीं है ये EcoR1 कितने जगह पे
रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और कितना फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा. इट विल गो एंड कट wherever it will find its recognition sequence. और वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऐसा जगह भी हो सकता है जहाँ आपको कट नहीं करना है. ठीक है. क्रिस्पर कैस में आपके पास पावर है कि आपको बस इसी एक रीजन पे ही डीएनए को काटना है. और वो जो सीक्वेंस गाइड आरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो लंबा होता है, अराउंड 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. यू हैव टू डिजाइन. आप एक स्पेसिफिक जगह को बस एक ही जगह को टारगेट करके उसी रीजन को आप काट सकते हो. ठीक है. गाइड आरएनए को ऐसे डिजाइन करो ताकि वो गाइड आरएनए जाके उसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही जाके बाइंड करे और आपका जो कैसकाइन एंजाइम है और जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को उसी एक लोकेशन पे ही काटे. इट इज साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, whereas जो नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, नेचुरली ऑक्यूरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट इज मल्टीपल location. The restriction of DNA, it happens at multiple locations. Wherever it finds this recombination sequence. Got the point? Yes, sir. So, in terms of feasibility, you told that the artificial occurring restriction enzyme is more complexly designed. So design protein it is more difficult than to design just RNA. So in DNA, in artificial occurring restriction enzymes, both DNA binding domain and nucleus domain are proteins. Yes. Yes, sir. And in CRISPR, one is nucleus is a protein and guide RNA is RNA. And to design guide RNA, it is pretty simple. You just need to know which sequence you want to target, and there are requirements that we may not be discussing in this class because that is out of your syllabus. कुछ एक रीजन होता है. ठीक है ना. वो जैसे 2-3 सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं हम लोग उसको, वो होना जरूरी होता है. लेकिन हर सीक्वेंस में वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो यू कैन टारगेट ए पर्टिकुलर रीजन. तो गाइड आरएनए का वही है कि आप जिस जगह में डीएनए को मतलब काटना चाहोगे तो यू कैन डिजाइन गाइड आरएनए. प्रोटीन में दिक्कत है. प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होगा नहीं होगा, है ना, वो डोमेन फंक्शनल होगा नहीं होगा. टू गो टू प्रोटीन लेवल इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई ये जो जेट जीन फिंगर न्यूक्लियस के बाद टैलेंट में हुआ तो वो हैज बीन प्रेसिडेंशियल. इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए लोग. बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब्स चाहिए उसके लिए. लेकिन जो CRISPR है वो हर कोई कर रहा है बिकॉज इट इज टू डिजाइन गाइड आरएनए इज इजी. और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आप जीन ट्रांसफर का बात कर रहे थे, जो हम लोग ये रेप्लिकेशन एंजाइम वाला मेथड से जो जीन ट्रांसफर करते हैं, दैट इज रैंडम. किसी भी जगह जाके वो आपका जीन टेस्ट करके जाएगा. किसी भी जगह इंसर्शन इज वेरी रैंडम. ठीक है. तो जब आप CRISPR कैच को यूज करते हो डीएनए में एक कट प्रोड्यूस करते हो तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिर्फ कट में जाके एंटर करेगा. तो जो इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू यूज CRISPR आल्सो. CRISPR क्या करता है, पहले डीएनए को काट देता है एक जगह से और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यू हैव टू डिजाइन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट इट हैज अ ओवरलैप complementary to your first intent. Are you getting my point? Yes, sir. So that's why CRISPR has become more frequently used to compared to all the others that has been used